और इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर अगर कोई भी हाई या लो बनता है तो उसको आप कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये हाई एंड लो बन रहे हैं, लेकिन ये हाई और लो कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दे रहे। मेजर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ पड़ा है, ठीक है। ये यस। इंटरनल के छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू ओके। H1। तो बेसिकली आप कर रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम से मोमेंटम ले रहे हैं कि H1 आपका सेलिंग मोमेंटम में आ गया जब वो BOS करके खड़ा है, और लोअर टाइम फ्रेम में उसकी कंफर्मेशन ले रहे हैं कि लाइक यहाँ पे भी आपको BOS मिल जाए तो फिर आप कंटिन्यू कर जाएं। बेसिक टू एडवांस के इस कोर्स के अंदर आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसके मुतालिक गाइड किया जाता है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट से मुराद ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं कि प्राइस एक्शन की जगह SMC सीखना चाहिए, SMC की जगह ICT सीखना चाहिए, ICT की जगह VSA वॉल्यूम सीखना चाहिए। आप किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट सीखें, फाइनेंशियल मार्केट में इस चीज़ का रिटर्न कहीं भी नहीं मिलेगा कि आपको सिर्फ SMC से ही प्रॉफिटेबिलिटी में होंगे, आप सिर्फ वॉल्यूम से ही प्रॉफिटेबिलिटी में होंगे। द एक्चुअल थिंग इज़ मेंटेलिटी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वो मेंटेलिटी बिल्ट हो जाती है जिसकी बेस पे आप फाइनेंशियल मार्केट को समझना शुरू कर देते हैं, और जब भी आप समझना शुरू कर देते हैं आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर, लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर से मुतल्लिक जिन चीज़ों को डिस्कस किया था उसमें हमारे पास था नंबर 1 इंस्टीट्यूशनल स्विंग्स। इंस्टीट्यूशनल स्विंग्स में हमने जिस चीज़ को स्टडी किया था वो था 5 कैंडल सिस्टम। 5 कैंडल सिस्टम के बाद हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखा था। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड स्ट्रक्चर ब्रेक ये कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम स्ट्रक्चर को इंटरनली एंड एक्सटर्नली स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखें कि स्ट्रक्चर क्या है। सपोज ये मेरे पास एक अपसाइड की मूवमेंट है और ये मेरे पास एक डाउन साइड की मूवमेंट है। अगेन ये एक अपसाइड की मूवमेंट है और अगेन ये एक डाउन साइड की मूवमेंट है। अगेन ये एक अपसाइड की मूवमेंट है और अगेन ये एक डाउन साइड की मूवमेंट है। ये मेरे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर की डायरेक्शन चल रही है। अब मार्केट बुलिश डायरेक्शन में है और जब हम मार्केट को प्रैक्टिकली देखते हैं तो मार्केट क्या करती है, इसी डायरेक्शन के अंदर ये जब बाय जाती है तो सेल आते हुए ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर को शुरू कर देती है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेम टाइम फ्रेम पे अपने ओल्ड हाई और लो के दरमियान बन रहा है। ये आपका ओल्ड हाई और लो है और इसके दरमियान ये सारे का सारा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस हाई एंड लो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर है, और इस इंटरनल स्ट्रक्चर को आप हमेशा कंसीडर करते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए सोर्स ऑफ लिक्विडिटी। एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए ये हमेशा लिक्विडिटी होता है, यानी कि जिस टाइम फ्रेम पे ये आपके हाई एंड लो बने खड़े हैं, इन हाईज एंड लोज के अकॉर्डिंग ये आपके पास लिक्विडिटी है। अब इसको मैं थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास स्ट्रक्चर है जी बाय साइड पे, ये आपका स्ट्रक्चर है बाय साइड पे और मार्केट आ रही है सेल। ये बन जाता है सोर्स ऑफ लिक्विडिटी और मार्केट क्या करेगी, अगर सेल आना चाह रही है तो इसको उड़ा के ये ऐसे सेल साइड पे कंटिन्यू कर जाएगी, क्योंकि ये तमाम तर मूव जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है और इंटरनल स्ट्रक्चर एक मेजर स्ट्रक्चर के लिए हमेशा
सोर्स ऑफ लिक्विडिटी बनता है। ये था आपका लास्ट स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखो मार्केट ने ये जिगजैग करना शुरू किया। तो मैंने क्या कहा कि अगर स्ट्रक्चर इस तरह का है कि बाय गई खड़ी है मार्केट और जिगजैग करते हुए सेल आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इस पॉइंट को लिक्विडिटी के तौर पे यूज करके यहां से सेल गिर जाएगी। ये देखें, अब आपके जहन में आएगा कि सर ऐसा होता क्यों है। इसके पीछे बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। स्मार्ट मनी जब भी मार्केट में एक्टिव होती है, मार्केट हमेशा बड़े स्ट्रक्चर बनाती है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनेंगे। वाज़े मार्केट बाय या सेल जा रही होगी। ये स्मार्ट मनी के एक्शन का तरीकाकार है। और जब स्मार्ट मनी प्रिपरेशन फेज में होती है, यानी कि उसने बड़े मूव देने होते हैं, तो उन बड़े मूव देने से पहले मार्केट क्या करेगी? मार्केट हमेशा छोटे छोटे हाई और लो बनाने शुरू कर देगी। वो कुछ इस स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं, कुछ इस स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं, और उसके साथ कुछ इस तरह से भी पॉसिबल है। ये आगे जाके हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर किस किस तरह के पॉसिबल हैं और इनका क्या क्राइटेरिया है। बट राइट नाउ अभी हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, और वो ये है कि जब स्मार्ट मनी एक्टिव होती है तो बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, और जब स्मार्ट मनी एक्टिव नहीं होती तो हमेशा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स एक बड़े मूव से पहले हमेशा लिक्विडिटी बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एक मूव है। अब यहां देखें, ये क्या था? ये जो एक मेजर मूव आ रहा है, यहां पे स्मार्ट मनी एक्टिव है। उसके बाद देखें ये क्या है? ये सारी की सारी क्या बनी है? लिक्विडिटी बनी है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, जैसे जैसे मार्केट फर्दर डाउन जाती जा रही है, मार्केट का मोमेंटम स्लो होता जा रहा है। यहां देखें, अब मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता जिगजैग आने शुरू हो गए हैं, और मार्केट अब क्या करेगी? अब आहिस्ता आहिस्ता यहां से ये एक रिट्रेस लेना शुरू करेगी। रिट्रेस क्यों लेना शुरू करेगी? क्योंकि हर एक मूव जो कि सेल आया है, इसने वापस एक रिट्रेस लेनी है। अब इसको रिट्रेस आना है, या तो कल के दिन में मूव कम हो जाएगा, या फिर मार्केट, कल से मुराद मंडे, ठीक है, एक्टिव ट्रेडिंग डेज, या फिर ये आहिस्ता आहिस्ता रिट्रेस करना शुरू करेगी। तो ये जो आपके सामने सारे का सारा प्रोसीजर है, ये सारे का सारा प्रोसीजर है। आपने इसमें हमेशा एक चीज देखनी है कि मेजर के बाद जिस तरफ माइनर स्ट्रक्चर बने वो स्ट्रक्चर वीक है। मैं यहाँ पे चार्ट को 15 मिनट पे शिफ्ट कर रहा हूं ताकि आपको विजिबल स्ट्रक्चर नजर आए। ये देखें, ये स्ट्रक्चर आपका ये स्पीड के साथ अपसाइड पे गया। उसके बाद मार्केट यहां देखें, ये स्लो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती गई है, और इस जगह पे देखें मार्केट में कितना ज्यादा कैंडल्स एक ही जगह इकट्ठी होना शुरू हो गई, और उसके बाद देखें यकदम मार्केट अप हो गई। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, पंप एंड डंप। पंप एंड डंप का क्या रुझान है कि स्मार्ट मनी एक तरफ एक्टिव होगी, पंप करेगी, और पंप करने के बाद उसके अपोजिट साइड पे मार्केट को डंप कर दिया जाएगा।
अगेन फिर क्या किया जाएगा, अगेन पंप किया जाएगा मार्केट को, फिर अगेन क्या कर देंगे, अगेन डंप कर देंगे। अब ये डंप आया, अब इसके बाद अगला मूव क्या आना है, अगला मूव क्या आना है, मार्केट दोबारा वापस उठनी है। तो जब आप स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में आपने एक चीज देखनी है कि अगर मार्केट किसी भी पॉइंट पे, ये मार्केट अगर बाय गई है तो इसने हमेशा बाय नहीं रहना, ये पंप हो गई है, अब इसके डंप होने का वक्त है। और अगर ये सेल साइड पे मूव कर रही है तो सेल साइड पे मूव करने के बाद इसको वापस अप साइड पे ही उठना है। ये मार्केट का एक हमेशा का रूल रहेगा और ये तब आप समझ पाओगे जब आप पेशेंटली मार्केट में पहले अपनी ऑब्जर्वेशन को मुकम्मल करेंगे। ऑब्जर्वेशन मुकम्मल करने का एक आसान सा फार्मूला बता रहा हूं। आपने हमेशा जो यूएस सेशन है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक, ये 4 घंटे आपने हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करना है। अगर आप बिगिनर हैं, कम से कम आपने 3 महीने मार्केट को ऑब्जर्व करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट लेके जब आप 3 महीने के डाटा के ऊपर आएंगे तो तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब मार्केट स्ट्रक्चर में जब हम स्विंग्स को स्टडी कर रहे हैं तो स्विंग्स को स्टडी करने के बाद अब हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के लिए मैं यहाँ पे 5 मिनट चार्ट यूज करूंगा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर और विजिबल स्ट्रक्चर नज़र आए। सबसे पहले स्ट्रक्चर की मार्किंग देखते हैं। ये है मेरे पास लास्ट पॉइंट, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस किया, उसके बाद ये मार्केट अप गई, अब जाने के बाद अगेन मार्केट ये डाउन साइड पे आ रही है। अब इस डाउन साइड की मार्केट के अंदर अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूं, ये बाय गई, उसके बाद ये सेल आई, उसके बाद अगेन ये बाय गई। ये जो आपका पार्ट है जिसका मैंने कलर ग्रीन कर दिया है, ये स्ट्रक्चर जोन आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर जोन है। इंटरनल स्ट्रक्चर जोन के अंदर आपको हमेशा याद रखिएगा कि चलना होता है मेजर के अकॉर्डिंग, मेजर मूव के अकॉर्डिंग। क्यों मेजर मूव के अकॉर्डिंग चलना होता है? क्योंकि स्मार्ट मनी यहां पे बैठी है सेल साइड में, और अगर बायर्स पावरफुल होते तो वो 1 गो के अंदर ही मार्केट को यहां से ब्रेक कर जाते, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाते। लेकिन अगर बायर्स ब्रेक नहीं कर पा रहे और वो इंटरनल में स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहे हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने बनाया, ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बायर्स स्ट्रेंथ में नहीं हैं, क्योंकि सेलर्स ने 1 गो के अंदर जो काम कर दिया बायर्स वो काम नहीं कर सके। एक सादा सी मिसाल देता हूं, अगर प्राइस 1 घंटे के अंदर $10 मूव करती है सेल साइड में और प्राइस 1 घंटे के अंदर $3 मूव कर रही है बाय साइड में, तो ऑब्वियसली मार्केट में कंट्रोल किन का है? सेल साइड का कंट्रोल है। और सेल साइड में अगर मैं यहां देखता हूं, इस मूव के अंदर देखता हूं, ये जो सेल का यहां से शुरू हुआ है, यहां से लेके यहां तक, ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेट $22 का मूव है। और इसके अंदर मैं नंबर ऑफ कैंडल्स को भी कैलकुलेट करता हूं। इसकी सेटिंग को ओपन करके यहां हम इसकी सेटिंग ओपन करके यहां पे हमने प्राइस रेंज के साथ बार रेंजेस भी कर दी। तो यहां पे कितनी है? 11 बार्स हैं। ओके, और इस डबल स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ बार्स को कैलकुलेट करता हूं तो वो अप्रॉक्सीमेट कितनी है? 9 बार्स। अब 11 बार्स $22 का मूव दे रही हैं और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 9 बार्स कितने डॉलर का मूव दे रही है? $19 का। तो ओवरऑल यहाँ पे सेलर्स ही इन कंट्रोल हैं।
दैट्स वाई जब आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर की बारी आती है तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने हमेशा जो भी आपका एक्सटर्नल पड़ा होगा, जिस स्ट्रक्चर ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रखा होगा, आप हमेशा उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ये आपके पास स्ट्रक्चर है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने भी दे दिया टू समहाउ, मगर ये इंटरनल में है, ये एक्सटर्नल में है। और इसी तरह अगेन यहां स्ट्रक्चर देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कैंडल ने बाकायदा क्लोज दे दिया। अब उसके बाद मार्केट अगर ये काम कर रही है तो ये वीक स्ट्रक्चर है। आप इसको मैक्सिमम देख सकते हैं इसके 50% जोन तक, बस एक रिट्रेस आएगा स्ट्रक्चर में, दैट्स ऑल, खत्म। ये रिट्रेस आया, मार्केट वापस गिर गई। तो हम हमेशा फॉलो करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। जैसे यहां देखें, ये जोन था, नीचे क्लियर हो गया, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आपके पास अगली डायरेक्शन क्या थी? अगली डायरेक्शन आपके पास इस हाई का ब्रेक होना था। ये मार्केट यहां पे इस हाई को ही ब्रेक करने गई है इस पूरे जोन के अंदर। अगेन जाते जाएं, ये हाई था और ये लो पड़ा हुआ था। मार्केट इस हाई और लो के दरमियान रिवॉल्व कर रही है। अगेन हाई ब्रेक, इस हाई के ब्रेक के बाद अब ऊपर विक के साथ इसको जब क्लोज किया तो इस जोन की क्लियरेंस के बाद आप वीक सेलर शिफ्ट थे। अब ये मार्केट यहां से रिट्रेस होगी। क्यों रिट्रेस होगी? आपको कैंडल्स में इटसेल्फ वॉल्यूम नजर आ रहा है। आगे जाते जाएं, यहां भी था, यहां आहिस्ता आहिस्ता बायर्स एंटर होना शुरू हो गए। और अब आप सेल की कैंडल्स का वॉल्यूम देखें, इनका साइज देखें, मोमेंटम देखें, ये आपको क्या दिखा रहा है? बहुत ही वीक है। ओके, अच्छा, अब एक पॉइंट आप सब लोगों का क्लियर हो चुका है कि मार्केट में जिस तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मोस्टली उसी तरफ आपको कैंडल्स की शेप या कैंडल्स का वॉल्यूम बड़ा नजर आएगा। और इसका मतलब यह है कि स्मार्ट मनी उस डायरेक्शन में एक्टिव है। अब आपके लिए ये सारे का सारा जोन जहां पे बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। तो आप कभी भी मार्केट में जो ट्रेडर्स लॉस करते हैं उसकी वजह ये होती है कि अब मिसाल के तौर पे अगर वो यहाँ से सेलिंग कर रहे थे, सॉरी यहाँ से बाइंग कर रहे थे और यहाँ आ गई मार्केट, और अब उनका ये ख्याल होगा कि मार्केट यहाँ से ये ऐसे उठेगी और बाय निकल जाएगी क्योंकि सेल बहुत आ गई है। नो, ये सारे के सारे जोन, ये जहां पे बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ये फ्यूचर में इस जगह पे प्राइस को रेजिस्ट करेंगी। तो प्राइस क्या करेगी? बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल, सेल, ऐसे बिहेव करेगी, जिसकी वजह से अगर आपने सेलिंग में लॉस किया है तो फिर आप बाइंग में दोबारा लॉस कर रहे होते हैं। दैट्स वाई आपको मार्केट में एंट्री के लिए प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान और प्रॉपर एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट कि आप 4 दिन 6 दिन प्रॉफिटेबल रह गए हैं तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला जो आपका रिदम होना चाहिए ट्रेड डायरेक्शन का, वो क्या है? सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इंटरनल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। और एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो है जहां कैंडल बाकायदा क्लोज थे। जैसे यहां देखें, कैंडल ने बाकायदा अपसाइड पे क्लोज दिया। अब उसके बाद आप बायर थे, अगेन बायर। जब तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर एंड पे हो गया, शिफ्ट हो गया, अब आप सेल साइड पे शिफ्ट हैं। मार्केट रिट्रेस करती है या नहीं करती, आप सेलर हैं, अगेन आप सेलर हैं, अगेन आप सेलर हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, अ लिटिल बिट वीक, बट इसके कुछ लेवल्स होते हैं। अगेन देखें, अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, मेरे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये पड़ा है और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई ये पड़ा है और ये 5 मिनट चार्ट है। अगर मैं 1 मिनट चार्ट पे आता हूं तो 1 मिनट चार्ट के अंदर मेरे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये पड़ा है और उसका हाई ये पड़ा है।
और अगर मोस्ट रिसेंट देखता हूं तो अभी नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब मुझे मिनिमम इस जोन का ब्रेकआउट चाहिए। अगर मुझे इस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर मैं यहां से अपने बाय साइड के स्ट्रक्चर को देखना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगेन प्रीमियम और डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में आके मैं यहां पे अगेन कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट को किस तरह से डील करना है जब आपका स्ट्रक्चर रिवर्स हो रहा होता है, इसको मैं अपने कल के सेशन के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक स्ट्रक्चर होता है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया होता है, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ओके। तो ये आपका बन जाता है एक्सटर्नल, और इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर अगर कोई भी हाई या लो बनता है तो उसको आप कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये हाई एंड लो बन रहे हैं, लेकिन ये हाई और लो कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दे रहे। मेजर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ पड़ा है, ठीक है। ये इंटरनल के छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू H1। तो बेसिकली आप कर रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम से मोमेंटम ले रहे हैं कि H1 आपका सेलिंग मोमेंटम में आ गया जब वो BOS करके खड़ा है, और लोअर टाइम फ्रेम में उसकी कंफर्मेशन ले रहे हैं कि लाइक यहाँ पे भी आपको BOS मिल जाए तो फिर आप कंटिन्यू कर जाएं।